नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी और मोदी सरकार की छवि मुस्लिम विरोधी के रूप में दर्शाने के काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यह पहली सरकार है जिसने अन्य दलों की तरह मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझा, बल्कि उनके समावेशी विकास के लिए तेजी से कदम उठाए। पहले की सरकारें जहां तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं, तो वहीं मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर अपने कामकाज की शुरुआत की। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, इसके लिए पहली बार ईमानदार और पारदर्शी तरीके से कदम उठाए गए। 9 साल पहले देश में मुस्लिम समाज से डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य बड़े पदों पर काम कर रहे लोगों की संख्या की तुलना आज के आंकड़ों से कर लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाज से डॉक्टर, इंजीनियर भी बढ़े हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मुस्लिम युवा उद्यमी भी बने हैं। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को पहली बार 3 तलाक के अभिशाप से भी आज़ादी मिली। भारत के मुस्लिम जानते हैं कि वह कितने सुखी हैं, लेकिन जो लोग विदेशों में मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का अभियान चलाते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है जिससे वह अपने झूठे दावों को विश्वसनीय बनाकर नफरत के कारोबार को चला सकें। लेकिन ऐसे लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर देश को दोष देने वाले लोगों को जमीनी हकीकत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अनौपचारिक बातचीत के दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसा ज़्यादातर लेखों में दावा किया गया है कि मुसलमानों की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया गया है, अगर इसमें सच्चाई होती तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इजाफा होता। उन्होंने कहा कि मगर उसी वक्त अस्तित्व में आए पाकिस्तान में स्थितियां इसके उलट हैं। सीतारमण ने कहा कि पाकिस्तान में मुहाजिर यानी शरणार्थियों, शियाओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय का हर वर्ग अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा भारत 2 भागों में विभाजित हुआ। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी देश घोषित किया, लेकिन कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी, परंतु पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक समूह की संख्या कम होती रही है। कुछ मुस्लिम फिरके के लोगों की भी संख्या कम हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह धारणा केवल एक भ्रम है कि पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। हर प्रांत और उसकी पुलिस अलग है, उनका संचालन उन सूबों की चुनी हुई सरकारें करती हैं। लिहाजा यह अपने आप बताता है कि कैसे इन खबरों को लिखने वालों को भारत में कानून और व्यवस्था की प्रणाली की कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा इसके लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि 2014 से आज के बीच क्या आबादी घटी है? क्या किसी समुदाय विशेष पर कर्ज बहुत ज़्यादा है? सीतारमण ने कहा जो लोग इस तरह की खबरें लिखते हैं, मैं उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं उनकी मेज़बानी करूंगी, वे भारत आएं और अपनी बात साबित करें। सिर्फ बीजेपी को ही मुस्लिम विरोधी बताया जाता हो ऐसा नहीं है। आरएसएस पर भी झूठे आरोपों के सहारे लगातार वार किया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से लगातार मुलाकातें क्या शुरू की। संघ के विरोधियों के कान खड़े हो गए। संघ विरोधियों ने ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जो कि पहले किसी झूठी खबर को फैलाता है, फिर उस नेटवर्क के सदस्य सोशल मीडिया पर उस झूठी खबर के आधार पर विमर्श गढ़ते हैं और फिर उसके आधार पर संघ के खिलाफ बातें आम जन तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया हाल में तब सामने आया जब एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यह पत्र कथित तौर पर आरएसएस के लेटरहेड पर लिखा गया था, जिसमें हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराने और उनके जीवन को एक तरह से बर्बाद करने का आह्वान किया गया था। यह पत्र जैसे ही सामने आया, आरएसएस विरोधी नेटवर्क सक्रिय हो गया और सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से भ्रम फैलाया जाने लगा, लेकिन संघ ने इस पत्र को तत्काल खारिज कर दिया। वैसे देखा जाए तो आरएसएस के विरोध में यह कोई पहली साजिश नहीं थी। समय समय पर इस तरह के दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं और अक्सर संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधनों में कही गई बातों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज भी इस तरह के दुष्प्रचार के षड्यंत्रों से वाकिफ है और वह जानता है कि जब भी जरूरत पड़ी है तब संघ ने ही हर संभव मदद दी है। देखा जाए तो देश भर में अब संघ और बीजेपी के प्रति मुस्लिम समाज की धारणा में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय हज समिति के अध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने आरोप लगाया था कि सारे देश में दुष्प्रचार किया जाता है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब्दुल्ला कुट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा जीतने वाला कदम बताया। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले कर्नाटक के बीदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि मेरा यह सोचना गलत था कि बीजेपी सरकार उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित नहीं करेगी। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के समापन के बाद प्रधानमंत्री ने जब
कादरी को बधाई दी और हाथ मिलाया तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान पद्म पुरस्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। जब आपकी सरकार आई तो मैंने सोचा कि अब बीजेपी सरकार मुझे कोई पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा मुस्लिमों में बेहद पिछड़ा वर्ग माने जाने वाले पसमानदा समाज को अपने साथ लेकर बीजेपी पहले ही कई दलों के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। हाल ही में बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत कर जो कदम उठाया है, उससे खास तौर पर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग भी बीजेपी के साथ तेजी से जुड़ रहा है। निश्चित रूप से यह उन दलों को बेहद खटका है जो कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करते रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों के बीच व्यापक पैठ बना रही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किए गए संबोधनों के संकलन को उर्दू किताब की शक्ल देकर उसे उत्तर प्रदेश के मदरसों, उलमा और अन्य इस्लामी विद्वानों के बीच तोहफे के तौर पर बंटवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 12 कड़ियों का उर्दू में अनुवाद कराकर उसे एक किताब के तौर पर प्रकाशित कराया गया है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की कड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा बीजेपी इस माह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में स्नेह मिलन, एक देश एक डीएनए सम्मेलन भी कर रही है। बहरहाल जो लोग मुस्लिमों को लेकर भारत को सीख देते हैं, उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का निमंत्रण स्वीकार कर भारत आना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर भारत आगे बढ़ रहा है और देश की तरक्की में सबका प्रयास शामिल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।